हम लोग आज कर रहे हैं सीवी रिज्यूम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ आप लोग का सीवी फाउंडेशन वाले में ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ पर्सनली भी जब आप लोग जॉब एप्लीकेशन वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग सीवी भी बोलते हैं, जानते होंगे, करिकुलम बेटा, ठीक है ना। तो रिज्यूम राइटिंग का मतलब होता है कि राइटिंग समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर स्किल, अबाउट योर नॉलेज, योर क्वालिफिकेशन। This is the first hand experience or the impression that the trainer or an employer get about you. किसी कंपनी में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो जॉब के लिए तो सबसे पहले आप सीवी देते हो, करिकुलम विटा, या फिर आप उसको रिज्यूम राइटिंग बोल सकते हो, यही आप दोगे लिख करके, बायोडेटा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो एम्प्लॉयर होगा आपका वो आपके बारे में पूरी तरह से जानेगा कैसे, सीवी रिज्यूम के जरिए। सो व्हाट इज दिस? It helps to create resume representing candidates' skill, experience and educational background. आप कोई ना कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड के होंगे, सो यू मस्ट बी हैविंग सम स्किल, आपका कोई ना कोई पर्सनल स्किल होगा। यू मे हैव सम एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस आपका होगा। यू मे हैव सम एजुकेशनल बैकग्राउंड, तभी तो आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे। तो ये सब कुछ उसके अंदर कवर होता है। इट इंट्रोड्यूसेस यू टू योर प्रोस्पेक्टिव ट्रेनर और एम्प्लॉयर। ट्रेनर बोलने का मतलब क्या है, कभी कभी हम लोग रिज्यूम या सीवी हम लोग वहाँ पे भी देते हैं जहाँ हम कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं। सपोज जॉर्ज टेलीग्राफ कम्युनिकेशन है, वहाँ पे हम मल्टीमीडिया सीखना चाहते हैं, तो मल्टीमीडिया सीखने के लिए भी हम लोग को रिज्यूम देना पड़ेगा। तीसरी बात, रिज्यूम टेल्स हाउ मच यू आर फिट फॉर द जॉब। ये भी बताता है कि आप जॉब के लिए कितने फिट हैं, या आपका प्रोफाइल उससे कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है उससे आप कितना मैच कर रहे हो। डोंट मेंशन एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। याद रखना, बायोडाटा लिखने का मतलब, सीवी लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ उसके अंदर अपने बारे में बता दोगे। सब कुछ नहीं बताना है बेवकूफ़ की तरह से, हर एक बात बता दें, पूरा एकदम खुली किताब बना दें अपना लाइफ, ऐसा नहीं करना है। हमको बस हमारे मतलब उसके रिक्वायरमेंट से मिलते जुलते आइडियाज़ को ही देना है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। सो यू हैव टू बी टैक्टफुल, यू हैव टू बी वाइज इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। जब इंट्रोड्यूस करोगे, सीवी में लिखोगे, तो थोड़ा टेक्निकल बेस पर अपने बारे में बताओगे, टैक्टफुली, बुद्धिमानी से। द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू राइट अ कवर लेटर। आप बोल रहे थे ना जॉब एप्लीकेशन, तो कवर लेटर हम लोग इसके साथ लिखते हैं, जिसे जॉब एप्लीकेशन हम लोग बोलते हैं। जब भी हम लोग सीवी लिखेंगे यानी कि रिज्यूम लिखेंगे, तो रिज्यूम के साथ साथ एक कवर लेटर लिखना पड़ता है। कवर लेटर क्यों भाई? ये तो हुआ बायोडेटा, और उसके साथ साथ हम लोग कवर लेटर इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग अपने बारे में नॉलेज दे सकें ट्रेनर को या एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर को ये दिखा सकें कि हाउ मच नॉलेज आई हैव अबाउट यू, तुम्हारे बारे में हमको कितना नॉलेज है, ये भी हम लोग दिखा सकें। तो साथ साथ एक कवर लेटर भी लिखना पड़ता है। उसी कवर लेटर को हम लोग एप्लीकेशन फॉर जॉब बोलते हैं, या एप्लीकेशन फॉर अंडर गोइंग अ ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये भी हम लोग को लिखना पड़ता है। अच्छा, लिखते वक्त हम लोगों को ये आपके बुक में बताया गया है, इंपॉर्टेंट बात, इसको दिमाग में रखोगे। एक स्वॉट करके एक टर्म है। स्वॉट का मतलब क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये जो स्वॉट है, इसके बारे में जानना हम लोगों को ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको जानना होगा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमको जानना होगा कि हमारा वीकनेस क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी क्या क्या अपॉर्चुनिटी का हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं। हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सा मतलब पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर ड्यूटी मेरे लिए थ्रेट बन सकता है। ऐसा कौन सा जिम्मेदारी अगर हमको दे दिया जाएगा तो वो थ्रेट होगा। तो इनको जानना होगा। ये कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको सीवी में लिखना है, लिखना नहीं है, बस सिर्फ आपको जानना है कि ये दो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है। जो हेल्पफुल है वो चीज़ हम लोग डालेंगे, और जो हमारे लिए हार्मफुल है वो हम लोग नहीं डालेंगे, वीकनेस और थ्रेट नहीं डालेंगे। सो यू मस्ट नो अबाउट योर वीकनेस एंड अबाउट योर थ्रेट, एंड यू शुड ऑल्सो हैव आइडिया अबाउट योर हेल्पफुल स्किल विच आर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़। ये है टाइप्स ऑफ रिज्यूम और फॉर्मेट। रिज्यूम का फॉर्मेट का टाइप्स कितने टाइप का होता है? एक होता है क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, दूसरा होता है फंक्शनल फॉर्मेट, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन फॉर्मेट, जिसमें से आज हम लोग एक पढ़ लेंगे, क्रोनोलॉजिकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल के बाद फंक्शनल और कॉम्बिनेशन आपको सीखते हुए 5-10 मिनट लगेगा। सिर्फ उसका फॉर्मेट बता दूँगा, काम हो जाएगा। तो मेन इंट्रोडक्शन ये बताना था, और इसका बताना था, और जॉब एप्लीकेशन बताना था। तो ये मैं अभी हटा रहा हूँ, और हटाने के बाद क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट का वो क्या कहते हैं, फॉर्मेट में लिखवा दे रहा हूँ। तो इसका आप लोग पिक्चर ले लो। तो हम लोग पहला क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट देख रहे हैं।
ये हम लोग जनरली जॉब के लिए भी लिखते हैं या फिर किसी कंपनी में कुछ ट्रेनिंग वेनिंग पाने के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा रिसेंट जॉब होगा वो पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ भी दिखाएंगे हम एग्जाम्पल में, जो हमारा रिसेंट जॉब है, जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो सबसे पहले ले आके रख देंगे, ताकि जो हमारा एम्प्लॉयर है जैसे ही मेरे बारे में ये लेटर पाएगा या हमारा रिज्यूम पाएगा, तो सबसे पहला हमारा लेटेस्ट आइडिया उसको मिल जाएगा कि ये लेटेस्ट कहाँ पे था, क्या काम कर रहा था। और एक बात है कि कॉमनेस्ट रिज्यूम फॉर्मेट है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसा वाला ही रिज्यूम हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ देखो फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट विद सब हेडिंग्स, इन सबको हम लोग सब हेडिंग्स बोलते हैं, ये सब हेडिंग्स हैं। फॉर जॉब सीकर्स, जॉब सीकर्स मतलब जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, जॉब पाना है उन लोगों के लिए। आप लोग भी ग्रेजुएट हो जाओगे, ICAWA जो है अपना कंप्लीट कर लोगे, तो करने के बाद फिर क्या ICAWA ही है ना, ICAI कंप्लीट कर लोगे, तो करने के बाद फिर आप भी किसी ना किसी फॉर्म में जॉब पाना चाहोगे। तो देखो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग नेम या कॉन्टैक्ट डिटेल पहले देते हैं। यहाँ जो मैंने साइड में लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने ऐसे बगल में बताया है, आपको दिखेगा कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, ये बस मैंने आपके सपोर्ट के लिए बताया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, तो एकदम इसको भूल जाओ, जो हमारे हाथों से इधर छिपा हुआ है भूल जाओ, आपको इधर के बारे में बात करना है। तो जैसे दिव्येंदु पाल जी हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बारे में रिज्यूम लिखा, तो पहले नाम दे दिया, फिर अपना एड्रेस दिया, फिर फ़ोन नंबर दिया और फिर अपना ईमेल दे दिया। दूसरी बात क्या करेंगे भाई, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है आपकी कंपनी के साथ काम करने के लिए, व्हाट इज़ माई पर्पज़, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आई एम हेडिंग माई सेल्फ टू योर फॉर्म, टू योर कंपनी। सो इन दैट कॉलम यू हैव टू राइट दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन which is highly acclaimed for its national and international deals, कुछ अच्छा बात लिख देना, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है, उसी कंपनी का थोड़ा शाबाशी करते हुए लिख दो। फिर समरी लिखना है, समरी में क्या बताएगा, मैंने एक पॉइंट लिख दिया, बाकी ऐसे टिक मार दिया। एक पॉइंट में क्या लिखा भाई, आई पॉजेस अंडरस्टैंडिंग इन हैंडलिंग स्टॉक्स एंड गोडाउन्स, और भी मेरा क्या क्या एबिलिटी हो सकता है, जैसे आई कैन ऑल्सो हैंडल अकाउंटिंग, ठीक है ना, मैं ऑडिट का काम भी देख सकता हूँ। अब भाई हमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कॉमर्स का, अकाउंटिंग का, तो बहुत ज़्यादा क्या एकदम ना के बराबर है, तो आप लोग को बेहतर होगा। और क्या क्या इसमें डाल सकते हो अकाउंट से रिलेटेड, या कंपनी को मैनेजमेंट करने में भी हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, अपना एक एक समरी डाल दो इसमें। इसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताना है, याद है क्या, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जब हम लोग बताना शुरू करेंगे तो उसमें क्या क्या देंगे, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है टॉप से बॉटम की तरफ, तो सबसे पहले बता देंगे कि 2016 से 2019 तक हमने क्या क्या किया, किस कंपनी में रहा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि वर्क एज द स्टॉक मैनेजर एट कोलगेट-पामोलिव लिमिटेड, कोई और कंपनी दे सकते हो, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। और क्या काम किया 2016 से 19 तक उस कंपनी में मैंने, और क्या किया, कुछ और अपना एबिलिटी बता देना, मैंने ये भी किया था, ऑडिट भी संभाला था, या हमने अकाउंटिंग भी देखा था, टैली किया था। हाँ, पॉइंट में नहीं रहेगा, वहाँ आपको देना है, आपको अपना प्रोफाइल उसमें और ऐड कर देना है। फिर 2014 से लेकर 2019 तक तुमने क्या किया वो बता दो, सब झूठ में भी बता के लिख सकते हो और क्या, एग्ज़ाम में लिखने के लिए। लेकिन जब आप रियली में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होगे तब झूठा बात नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सारा सर्टिफिकेट्स और आपका सारा वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसको चेक किया जाएगा। तो ये हुआ, अब थोड़ा सा इसमें और कंटिन्यू होगा। अब उसका बाकी का पार्ट ये है, उसमें उसके बाद फिर एजुकेशनल डिटेल्स आपको देना है। एजुकेशनल डिटेल्स में आप देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जैसे हुआ है ना वो दे दोगे पहले, जैसे 2018 में क्या हुआ, फिर 2015 में तुमने क्या पास किया, 2014 में, 11 में, 9 में, 8 में, 7 में, जो तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सारा दे देना है। नेक्स्ट है हॉबीज़, इंटरेस्ट और स्किल्स, तीनों मैंने लिख दिया है। तीनों में से हो सकता है तुम सिर्फ हॉबीज़ बताओ, हो सकता है तुम सिर्फ स्किल बताओ, हो सकता है तुम सिर्फ इंटरेस्ट बताओ, तीनों में से कोई एक चीज़ बताओगे। और यहाँ भी मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखा है, तो इसमें 3, 4, 5, 6 जितना चाहो उतना ऐड कर दो, जितना तुमको आता है। इसके तुम्हारे पर्सनल डिटेल, इसलिए मैंने सिर्फ 4 बातें बताई हैं जगह कम होने की वजह से, तो आप इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, मैरिटल स्टेटस डाल दिए, सिंगल हो कि मैरिड हो, फिर अपने पापा का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है ना, फिर लैंग्वेज नॉन, फिर तुम्हारा हॉबी तो ऊपर बताई दी हो, छोड़ो चलो, एड्रेस फिर बता दोगे, ये तुम्हारा पर्सनल है। इसके बाद फिर डिक्लेरेशन बताना बहुत ज़रूरी होता है कि जितना भी मैंने ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन दिया है मेरे बारे में, ऑल दोज इन्फॉर्मेशंस आर बेस्ट, आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मेरे विश्वास से, मेरे नॉलेज में एकदम राइट है, उसमें कोई गलती नहीं है।
और फिर डेट दोगे और प्लेस दोगे। तो ये हो गया रिज्यूम। ऐसे रिज्यूम आपको लोग को लिखना है। ये हो गया क्रोनोलॉजिकल वाला। सर प्लेस कहाँ जी कौन सा वाला प्लेस दे दोगे? कोलकाता का प्लेस दे। हाँ जहाँ रह रहे हो बस कोलकाता के बारे में बता दोगे। और प्लेस हो गया, डेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को इसी के साथ अटैच एक लेटर देना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम बचा नहीं, नेक्स्ट डे हम लोग कर लेंगे लेटर। चलिए थैंक यू।